चलिए तो हम लोग का ये थर्ड क्लास होना चाहिए, है ना। फर्स्ट क्लास क्या था हम लोग का? फर्स्ट क्लास था बेसिकली पीएल एप्रो का बेसिक्स, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बारे में कृषि फटाफट बताइए, जो हम लिखवाए थे या जो पढ़ाए थे, क्या होता है ये? कौन सा पैसा? ओन्ड की कैपिटल में से? प्रॉफिट में से। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। पहला पॉइंट यही था। रेट नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं चार्ज होगा, है ना। अगर डेट नहीं है पर एनम का रेट है, हाफ पीरियड करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हुआ था रेगुलर ड्राइंग्स का, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अद्वितीय आपका मैसेज आया था शायद, उसमें आपको कोई इशू था, क्या इशू था? बात करिए थोड़ा। चलिए जैसे एक बार सुनिए, अगर कोई आदमी है जो हर मंथ ड्रॉ करता है तो कितना बार ड्राइंग करेगा? 12 बार। इनटू ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू इफेक्टिव टाइम पीरियड। इफेक्टिव टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड। फर्स्ट ड्राइंग से कितना समय बचता है साल खत्म होने में, और लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड कितना समय बचता है। तो एक आदमी है जो हर महीना बिगिनिंग में करता है, तो पहला ड्राइंग कब करेगा? एक सेकंड रुकिएगा, हाँ कॉल लेना जरूरी है। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? पहला ड्राइंग कर रहे हैं और साल के बिगिनिंग में कर रहे हैं, मतलब हर महीना का बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग कब हुआ अद्वितीय? 1 अप्रैल से साल खत्म होने में कितना माह? 12 महीना। आखिरी ड्राइंग कब करेगा ये? 1 मार्च, मतलब 1 महीना। इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, तो इफेक्टिव टाइम पीरियड बन गया 6.5 महीना। अगर ये हर 30 तारीख को ड्राइंग करता है तो कैसे आ रहा है 5.5? 30 अप्रैल मतलब 11 महीना, तो 11 प्लस 0, तो इसे होता है 5.5/12। अग्रीड? मिडल हुआ तो मतलब 11.5 महीना और आधी महीना, 11.5 प्लस 0.5 6/12। क्वार्टरली ड्राइंग करें तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? Jan 1। तो अप्रैल 1 से 12 महीना, 1 Jan से 3 महीना, तो 3 + 12/2 which is 7.5/12। End of every quarter. When does the quarter end? First quarter 30th June। 9 + 0/2 4.5/12। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर हुआ तो 10.5 + 1.5/2। तो ये एक पॉइंट था। अब आपका कोई डाउट हो तो बताओ। तो एक क्लास अगर आपको याद हो इस पर था, एक क्लास इस पर था। आईओसी लॉस में जनरली देते हैं? नहीं देते। कब लॉस में भी देना पड़ सकता है? जब बोले कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू पे। और कहां से देंगे फिर? पीएल से देंगे, है ना। इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो और चार्ज नहीं हो तो कैपिटल रेशियो में जितना अवेलेबल है। वेरी गुड। आईओसी का कोई डिफॉल्ट रेट?
no rate. IOL, interest on loan. There is no default rate for IOC. There is no default rate for IOD. Only default rate is for IOL. ये बाकी है कमीशन, जनरल रिजर्व टू डिविजिबल प्रॉफिट. आज आप बात करेंगे इसका, 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 इसका और इसका, जिसमें ये जल्दी हो जाएगा. ये तो 5 सेकंड का बात है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये 5 मिनट का बात है, ये तो ऐसे ही निकल जाता है. सो हेडिंग दीजिए नोट नंबर 3. पहला नोट किस पे था? सेकंड नोट IOD. थर्ड नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. थर्ड नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. क्लियर है? लिखिए इसमें, द नेट प्रॉफिट दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड that should be transferred should be after all expenses but before appropriations. Appropriations मतलब क्या हुआ इसका? अग्रीड. और मतलब सारा खर्चा इसमें से डिडक्ट हो जाना चाहिए. पीएल में जो जो जाता है दक्ष, अगर डिडक्टेड नहीं है हमको क्या करना होगा? डिडक्ट कर देंगे. लेकिन अगर गलती से वो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट करके रखे हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन है? सैलरी नहीं, ये पार्टनर सैलरी है, ये कमीशन टू पार्टनर. अगर गलती से बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट में हमने गलती से डिडक्ट कर दिया तो नेट प्रॉफिट सही है? क्यों? बिकॉज होना कैसा चाहिए नेट प्रॉफिट? द नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस. सो ऑप्शन नंबर 1, इफ बाय चांस एन एक्सपेंस हैज नॉट बीन डिडक्टेड. अभी लिखिए मत, मैं डिक्टेट करूंगा. अगर एक एक्सपेंस डिडक्टेड नहीं है हमको क्या करना चाहिए? डिडक्ट कर देना चाहिए. अगर एक्सपेंस डिडक्टेड है तो भी कर देना चाहिए, तो कुछ मत करिएगा. अगर एक्सपेंस डिडक्टेड है और होना भी डिडक्टेड चाहिए, बच्चा बोलता है ऐड करिए. क्यों? क्या इस एक्सपेंस को डिडक्टेड होना चाहिए था? ये डिडक्टेड है, क्यों छेड़ रहे हैं? अगर डिडक्टेड नहीं है तब डिडक्ट करेंगे. लेकिन अगर वो बोल रहा है द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर पार्टनर सैलरी, ये डिडक्ट होना चाहिए था. क्या ये एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन है? क्या ये डिडक्ट होना चाहिए था पर डिडक्टेड है? तब क्या करें? ऐड बैक करना पड़ेगा. समझ पा रहे हैं? तो लिखिए देयर आर 2 एक्सपेंसेस, there are 2 expenses that even though are given to partners but are not appropriations. Number 1, interest on loan. किसी को दूसरा याद है? रेंट पेड टू पार्टनर. तो आदित्य आंसर करिए. हाँ, ये जो नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर डिडक्टेड नहीं है. क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए. दक्ष, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर डिडक्टेड है, कुछ नहीं करना है. इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड है पर रेंट डिडक्टेड नहीं, तो सिर्फ रेंट डिडक्ट कर देना चाहिए. अच्छा, रेंट डिडक्टेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड नहीं है,
तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट कर देना चाहिए। ये बात आप समझते हैं? श्योर है? लिखिए नेक्स्ट, इसी का कंटिन्यूएशन। इफ द सम इज साइलेंट regarding the interest on loan, silent regarding the rate of interest of loan, the default rate is 6% per annum. अग्रीड? अब ये ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मान लीजिए अद्विका, हमारा ना पार्टनरशिप डीड है और हमारी पार्टनरशिप डीड में हमने लिख दिया 18%, तो हमको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए? 18%। अब सपोज अंकित उसको चैलेंज करता है, एक पार्टनर उसको चैलेंज करता है कि नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में तो 6% लिखा है। 6% ना कोई रूल नहीं है। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं तब 6% है। अग्रीड? अब सपोज मेरा अनंत और अद्वितीय का एक पार्टनरशिप है पर डीड नहीं है, हमने डिसाइड किया 18% और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 18% होगा कि 6% होगा? 18%। मेरा अद्वितीय के अनंत के पार्टनरशिप में 18% हुआ था पर डीड नहीं है और अद्वितीय बोल रहा नहीं होगा, हम नहीं मानते 18% पर डीड भी नहीं है, क्या माना जाएगा? 6%। बे कोई लॉजिक है इसका? सिंपल सा बात है। देखिए मान लीजिए आपका पार्टनरशिप डीड है, बड़े होके अनामिका आप विवाह करेंगे सपोज, है ना। आप अपने पार्टनर का पहले ही ये बात लिखवा देते हैं कि सुनो, शाम को रात के 8 बजे के बाद आप अपने मित्रों से नहीं मिलेंगे, और वो साइन कर लेता है। अब अगर वो उसको तोड़ता है तो आप उसको कोर्ट ले जाएंगे क्योंकि लिखित में है, तो बात किसका माना जाएगा? आपका ही माना जाएगा क्योंकि लिखित में था। अब सोचिए एक वर्बल अग्रीमेंट होता है कि 8 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, लिखित नहीं है। बताइए क्या माना जाएगा वो बात? क्योंकि 8 बजे घर के बाहर जाना ऐसा कोई रूल तो है नहीं, पर लेकिन अगर वो मान लेता है ये बात, तब तो वही बात माना जाएगा। सो इफ द डीड इज देयर, वेदर द पार्टनर अग्रीज और डिसअग्रीज, द डीड वाला रेट वुड बी टेकन। इफ द डीड इज नॉट देयर, इसका दो सिचुएशन हो सकता है, नो डीड बट इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में है 18%, 18% होगा। नो डीड बट नो अग्रीमेंट, 6%। ये क्लियर रखिएगा माथा में। हाँ, कोई डिफॉल्ट या मैक्सिमम रेट नहीं दिया है ये लोग। बोल रहा है अगर आप डिसाइडेड नहीं है, आइदर यू हैव नॉट सेट इट और इफ यू कांट कम टू अ कंक्लूजन और योर ओन, then it is 6%. If you can decide amongst yourself in agreement, you want to charge 100% interest, charge, no issues. आपकी घर की बात है, आपकी अपनी पार्टनरशिप है, आपको जो ठीक लगे आप अग्रीमेंट में हो आप करो। और अगर आपका कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है तब 6% का साथ दो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 4 सम में देखे हैं, कराएंगे कल डे 2 में, आपको चारों में काम आएगा। This rate of interest is for the loan taken by the firm and not loan given to partner. मतलब दो लोन है अनंत, एक लोन टू एक्स, एक है लोन फ्रॉम एक्स। ये 6% का रूल किस पर लग रहा है? लोन फ्रॉम एक्स। लोन टू एक्स का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। अगर सम साइलेंट है मत चार्ज करिए इंटरेस्ट, नहीं होगा। डीड में है, डीड वाला इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए, पर अगर सब में नहीं है नो इंटरेस्ट। लाइबिलिटी वाला लोन पे इंटरेस्ट है, एसेट वाला पे नहीं, है ना। पार्टनर लोन लिया है तो ये तो एसेट हुआ, इस पर कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। लेकिन पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, एज अ लाइबिलिटी द फर्म हैज टेकन अ लोन, इस पर इंटरेस्ट पेएबल है, कुछ नहीं तो 6% पर आना।
चलेगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, हियर ऑल्सो if the date of loan is not specified, here also if the date of loan is not specified, it will be assumed that the loan was taken in the middle of the period. In the middle of the period. वही ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला कहानी। क्लियर है? ऑफ द पीरियड, साल के बीच में। डेट नहीं बताया कब लोन लिए हैं, कब मानोगे? साल के मिडिल में लिया हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, sometimes we might have to rectify the profits. इसका 4 कैटेगरी करिएगा। हाँ, ए, इफ expenses have already been deducted, कुछ करें? इग्नोर। If expenses have not been deducted, deduct from net profit. C, if appropriations have not been deducted, ignore, have not been deducted, appropriation डिडक्ट नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए, ignore. If appropriations have been deducted, add back to net profit. बोलिए क्लियर है ये बात? तो आप देखिए 3 चीज को कवर किया अभी तक, 1 2 3। आपका जो भी डे 2 का क्लास है, अगर आप पहले कर चुके हैं या कल करेंगे, कल हम लोग फुल फ्लेजेड सम्स बनाएंगे। लास्ट बैच में जो येस्टरडे का क्लास था, एक्स्ट्रा क्लास भी बोल सकते हैं, उसमें हम लोग 5 सम बनाए थे, 5 PL एप्रो बना था। कल भी 5 ही बनेगा, पर DK गोयल से बनेगा। तो अगर आपका पॉसिबिलिटी रहा तो आप येस्टरडे का रिकॉर्डिंग देखें, सम्स का, सिर्फ सम्स का पार्ट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगा। तो जो सम्स हैं वो आपको एक वैरायटी मिल जाएगा अगर आप कल का क्लास करेंगे। तो क्या है, टोटल में फिर 10 सम हो जाता है। तो डे 2 का जितना भी क्लास हो पाएगा अगर आप कर पाएंगे तो उससे आपको और वैरायटी मिलता है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ हैविंग दिस मल्टीपल डेज, कि अच्छा एक तो आप अपना बैच में आएंगे और दूसरा अगर ऑनलाइन पॉसिबल है या रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, ओनली द सम्स एस्पेक्ट टू सी द वैरायटी इन सम्स। आप लिखिए मत, सिर्फ सुन लीजिए, 1.5x पे चलाइए और बस फॉरवर्ड करते करते देखिए कि हाँ एक सम ऐसा आया जहाँ नेट प्रॉफिट था, उसमें चार्ज किया हुआ था सैलरी, तो देखिए भैया ऐड कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड नहीं था एक में, तो डिडक्ट कर दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट को कभी कभी साफ सफाई करना पड़ता है। ड्राइंग का रेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है, डेट नहीं है तो 6 महीना है, मंथली है तो अलग कहानी है, क्वार्टरली है तो अलग कहानी है। IOC में लॉस है, देना नहीं है, रेट नहीं है, देना नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना अवेलेबल है उतना देना है। सैलरी का नेक्स्ट नोट जाएगा, नोट नंबर 4 है शायद, सैलरी टू पार्टनर। ये सबसे इजीएस्ट नोट है। इफ मंथली सैलरी
मंथली सैलरी इंटू 12. इफ क्वार्टरली सैलरी, मतलब बोल रहा है पार्टनर 2000 रुपया मंथली सैलरी लेता है, तो सैलरी कितना हो गया? 2000 रुपया मंथली सैलरी लेता है, 2000 इंटू 12. इफ क्वार्टरली सैलरी, साल में कितना क्वार्टर? 4, खाली 4 क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होता है. तो अगर क्वार्टरली सैलरी है तो इंटू 4, और अगर एनुअली है तो बोलना जरूरी नहीं है, पर इंटू 1. ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बचपन के पाप हैं इसके आपके मैनेजर कमीशन वाले, वही इनको अभी ठीक करना है. तो कमीशन को लेके भी लड़ाई पॉसिबल है. हेडिंग होगा नोट नंबर 5 कमीशन, पर दिस विल बी टॉट विद एन एग्जाम्पल, अदरवाइज आई कांट डिक्टेट इट. द वेरिएशन इज सो मच दैट आई कांट मेक यू राइट इट डाउन, विल हैव टू डू इट विद एन एग्जाम्पल. सो एक छोटा सा पीएल एप्रो मेरे साथ बना लीजिए विद अमाउंट्स. हाँ, बाय नेट प्रॉफिट 110, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 30, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40, टू सैलरी 40 क्या है इसमें से 45 निकाल दिए आप लोग, मान लीजिए. और टू कमीशन खोजना है. 4 अलग अलग केसेस होंगे अधिक, हम लोग अभी चारों के बारे में बात कर रहे हैं. पहले ये कॉपी कर लीजिए. चलेगा मैम? केस 1, टोटल में 4 केस हैं. हाँ, केस 1, ए अ पार्टनर, ए कर लो, बी कर लो, एक्स कर लो, एक पार्टनर है. ए अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन a partner is entitled to a commission of 10% of the net profit before charging his commission. रेनी, इसका मतलब क्या हुआ बोल पाएंगे? The statement that you wrote, what does it mean in like generic terms? उसको 10% मिलेगा. Now a 10% will be on something, right? On what? On the net profit. But do I have to deduct his commission का माइनस करके, कि डायरेक्टली इसी का 10% कर सकता हूँ? क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग मतलब बिफोर डिडक्टिंग. So do I need to deduct his commission and then do 10%, और 110 का ही 10%? एग्जैक्टली वही बोल रहा है. जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें ए का कमीशन डिडक्ट नहीं होगा. इसमें डिडक्टेड है नहीं है, तो कैन आई कॉल दिस नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ ए? इसी का 10% देना है. सो केस 1 का आंसर क्या हुआ? 10% ऑफ 110. मतलब कमीशन पहला केस का 11 रुपया. समझ पा रहे हैं? लर्न मत करिएगा, फंस जाएंगे. वैरायटी आप देखेंगे आप समझ जाएंगे दैट ये मगअप वाला सीन नहीं है. बोल रहा है नेट प्रॉफिट कितना है? 110. बस एक छोटा सा तारा दे दीजिए, स्टार. व्हेनेवर वी कंसिडर द नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज द करेक्टेड नेट प्रॉफिट. मैं मतलब भी समझा रहा हूं आपको. व्हेनेवर वी कंसिडर द नेट प्रॉफिट, इट विल ऑलवेज बी द करेक्टेड नेट प्रॉफिट. मतलब सोचिए ना, जो आप नोट लिखे नंबर 3, उसमें IOL था, रेंट था, पार्टनर का सैलरी उलरी एडजस्ट किया हुआ था, कौन सा वाला लेंगे? सब ठीक करने के बाद, जो प्लस माइनस करने के बाद सही नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% होगा. चलेगा?
नेट प्रॉफिट 110 नहीं हो, अगर बोले इंटरेस्ट ऑन लोन है 5 रुपया, तो 5 रुपया डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट आएगा। रेंट ऑफ पार्टनर 10 रुपया डिडक्टेड नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डिडक्ट करके 10% निकाला जाएगा। जो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट निकालेंगे हमेशा करेक्टेड नेट प्रॉफिट का निकालेंगे। और एक अग्रीड है। केस 2 देखिए, और यहाँ पे आपका मैथ का थोड़ा नॉलेज लगेगा हमको। When a partner is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging his commission, इसका मतलब बोल पाएंगे साग्निक? हम आपको बोलते हैं आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करिए, ठीक है, कोशिश करिए एटलीस्ट। बोल रहा है 110 में क्या मैनेजर का कमीशन, ए का कमीशन डिडक्टेड है? अभी तक नहीं है, पर बोल रहा है सुन भाई ए, 110 का 10% नहीं देंगे हम तेरे को, इसमें से तेरा कमीशन ना माइनस कर दे। बोला मेरा कमीशन है क्या? बोला बताएंगे नहीं। बोल रहा है तेरा कमीशन माइनस कर दे। बोल रहा है लेट एज कमीशन भी एक्स। 110 माइनस एक्स का नाम क्या हम बोल सकते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन। 110 का नाम क्या रखे थे? नेट प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन, एंड लेट एज कमीशन भी एक्स। सो 110 माइनस एक्स इज नेट प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन। बोल रहा है इसी का 10% क्या है? एक्स है। अब सॉल्व फॉर एक्स। और बाय चांस अगर आप एक्स में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, आई होप नहीं रखते हैं साग्निक, एक्स में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो आप एक यूनिटरी मेथड का लॉजिक यूज कर सकते हैं। बोल रहा है क्या? 110 रुपया। आपने एक बात बोली अभी कि इसमें ए का कमीशन डिडक्टेड नहीं है ना, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इज इट करेक्ट, inflated or deflated? An expense has not been deducted. एक खर्चा नहीं डिडक्ट किए हैं। खर्चा अगर डिडक्ट नहीं किए हैं तो प्रॉफिट हायर है कि लोअर है? इन्फ्लेटेड है, हायर है। कितना परसेंट से? 10% से इन्फ्लेटेड है, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। फॉर एग्जाम्पल अनंत आपको एक अमाउंट बताना है हमको। 33,000 रुपीज़ का मैंने एक एसी लिया है, उसमें 10% जीएसटी था। ये 33,000 जीएसटी के समेत है। मेरा जीएसटी कितना है? अगर आप 33,000 का 10% लेने बोलेंगे हम आके मारेंगे आपको, क्योंकि इसमें जीएसटी जोड़ा हुआ है। जीएसटी पे जीएसटी नहीं चार्ज होता है। कैसे निकाल रहे हैं 3300? किसका 10%? सर बात समझिएगा, ये कैमरा का वैल्यू जीएसटी के साथ 33,000 का है। आप बोल रहे हैं जीएसटी के साथ वाला वैल्यू पे 10% चार्ज करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा। जब आप इस पे 10% चार्ज कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, हाँ या ना? आप जीएसटी पे चार्ज कर सकते हैं, आप सिर्फ इस पर चार्ज कर सकते हैं। तो 33,000 तो गलत है सर आपका। अगर आप ले रहे हैं, पहले ये समझिए, तो बिल कैसा बना होगा? ये तो अमाउंट हुआ होगा, वो नहीं पता हमको, प्लस जीएसटी करके 33 आया है। आप बोल रहे हैं इसका 10% अगर हम लेंगे तो जीएसटी आ जाएगा। समझने का बात करिए, गड़बड़ क्या है? कॉस्ट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 33। सो आप गलती क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं, आप 33,000 पर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। जीएसटी तो 3,000 रुपया आप हमको दिखाएंगे 3,000 आएगा, 3,300 नहीं। कैसे? वही जीएसटी को एक्स ले लो। 33,000 क्या है? टोटल प्राइस माइनस एक्स। जीएसटी किस पर लगा होगा? 33 पर, एक्स पर, कि 33 माइनस एक्स पर?
का 10% एक्स है, करके देख 3,000 रुपये आएगा। 30,000 पर जब 10% लगता है ना तो 33,000 होता है सर। कॉस्ट को एक्स ले ले, हाँ 100% कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, बात वही है। कौन सा, एक्स का लेके करेंगे कि यूनिटरी मेथड करेंगे? यूनिटरी मेथड में देखिए 33,000 इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इज इट करेक्ट, इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड, बाय व्हाट परसेंटेज? तो कैन आई से दिस इज 110%? 10% जीएसटी इज इंक्लूडेड इन दिस। सो व्हाट इज 10%? सपोज हम 5% जीएसटी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, 12% जीएसटी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12। सो सपोज अब इस केस में है, वापिस आते हैं, ये सब अपने को नहीं चाहिए तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। क्या बोल रहा है वो, नेट प्रॉफिट पे चार्ज करना है क्या 10%? कि नेट प्रॉफिट में पहले मैनेजर का कमीशन है, ए का कमीशन डिडक्ट करो। अच्छा 5% है, 5%, तो ये क्या है, 195 की 105? तो अगर ये 105 है तो 5 कितना है, नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये 10% बोलता तो ये कितना है, 110 है, तो 10 कितना है निकाल लो। ये सेम चीज आप मैनेजर कमीशन के साथ क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में देखे होंगे। तो बच्चा रट के गया है नेट प्रॉफिट बाय रेट प्लस 100 इंटू रेट। हम आपको बोल रहे हो मेथड क्या है, जीएसटी निकालने का तरीका है, या जो वो बोली आप सुने, लेट कॉस्ट बी एक्स, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स मतलब 0.1x इज इक्वल टू 33,000। 1.1x इज इक्वल टू 33,000, x इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 1.1 विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 110, वही तो होता है। जो आपको कंफर्ट है जिसमें आप वो करें, पर ये वाला x वाला कॉन्सेप्ट में आपको 110 में दिक्कत होगा क्योंकि यहां कोई कॉस्ट नहीं है। तो या तो आप 110 माइनस एक्स लेकर ही करें, या सिंपली बोले 110 में 10% जोड़ा हुआ है, तो उसमें वो 110 है, तो फिर 10 कितना है। सो इसका आंसर क्या होगा फाइनली बोल पाएंगे क्या? कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। नहीं, 110 में देखिए आप क्या बोले, हम लिखते हैं 110 में अगर हम 10% ऑफ 110 माइनस कर दें, पर उसको 10% ऑफ 110 नहीं मिलेगा। 110 में से जब एक चीज माइनस हो जाएगा, वो जो बचेगा उसका 10% उसको मिलेगा। तो अगर आप 110 का 10% करते हैं तो गलत हो जाता है। हाँ वो करेंगे तो आंसर चेक हो जाएगा, पर करने के लिए आपको इक्वेशन यही डालना पड़ेगा। चेक करेंगे, देखिए आपके मेथड से चलते हैं। 110 माइनस 11 आता है आपके हिसाब से का 10%, ये आपका आंसर आया। अब देखिए मेरा आंसर देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, 110 में पार्टनर का कमीशन डिडक्टेड नहीं है, तो पहले हम इस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करते हैं। ये जो आप 11 बोल रहे हैं ना, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 11 आपने जो 10% लिया बिफोर इस कमीशन ले लिया। बोल रहा है 110 में पहले उसका कमीशन हटाओ। बोला कमीशन क्या है, नहीं पता, तो भैया उसी का 10% ले लो। बोला नहीं, इसका 10% नहीं है, वो केस 1 था।